Assalamualaikum. Alkali. Ishtiaq Ahmad is here with a new topic, a plant physiology and biochemistry course. Today we are going to discuss third step of aerobic respiration, known as electron transport chain. In previous lectures, we have discussed the other two types of aerobic respiration, that is glycolysis and Krebs cycle. Hopefully आप जो है उसको आपने समझा होगा। इस लेक्चर में जो है हम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जिसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आप जो है आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के लिए, इनर मेम्ब्रेन में इसके लिए सेटिंग जो है वो कुदरत ने की है, नेचर ने की है, और वह ये वकूफ़ पज़ीर होता है। आप जो है यहाँ एनिमेशन में देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड। तो ये इनर मेम्ब्रेन में जो है ये सारा इसके लिए कम्प्लेक्सेस होते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन पर जो है वो अरेंज होती है और वो कम्प्लेक्सेस में जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए जो है वो एटीपी फॉर्मेशन होती है। डायग्राम में या जो है आपको जो है दिखाया गया है, आप इसको समझिए, ये देख लीजिए। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और ये माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन है। लिपिड बाइलेयर ये आप जानते हैं। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन में स्पेस है जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, वो रीजन है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, और इंटीरियर में ये इनर मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे बिलो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। सही, देख लीजिए। इनर मेम्ब्रेन में हमने कहा कि ये जो फास्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इसके लिए सेटिंग कुदरत ने कहा कि है इनर मेम्ब्रेन में की है, तो वो कम्प्लेक्स शक्ल में है। वो कम्प्लेक्सेस पाँच किस्म के कम्प्लेक्सेस वो है। ये देख ले, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3। कम्प्लेक्स वो नहीं लिखा गया, लेकिन आप ये अंडरस्टैंड करिए। और ये कम्प्लेक्स 4, और फाइनल जो है वो कम्प्लेक्स 5 है। सही, तो ये जो कम्प्लेक्सेस का हमने ब्रॉडली जो है वो ज़िक्र किया, तो असल में इसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स इसमें लगे होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं इसमें, और आयरन सल्फर जो है वो रीजन्स होती है, वो सेंटर्स होती हैं। इसी तरह कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3 और कम्प्लेक्स 4 का भी यही सिचुएशन है। कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 3 के दरमियान जो है वो कोएंजाइम क्यों है, जो कि कोएंजाइम है वो वाक़ है। ये जो है वो क्या है, कम्प्लेक्स से जो है वो फ्री है। इसी तरह कम्प्लेक्स 3 और 4 के दरमियान जो है साइटोक्रोम सी वाक़ है। साइटोक्रोम है आयरन कंटेनिंग जो है वो कंपाउंड है। सही, तो ये जो है इस तरतीब से ये अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन में, और अपना जो है वो फंक्शन एटीपी सिंथेसिस का वो करते हैं। देख लीजिए, कम्प्लेक्स 1 जो है, कम्प्लेक्स 1 NAD के लिए जो है वो मखसूस है। NAD जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन जो है वो
कहाँ वो रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो कम्प्लेक्स 1 में करता है। और कम्प्लेक्स 2 जो है वो FAD के लिए जो है FADH2 यहाँ ऑक्सीडाइज होता है और अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लेक्स 2 को देता है। ठीक, ये NAD के इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लेक्स 1 से होते हुए कोएंजाइम Q उसको पिक करते हैं और फिर कम्प्लेक्स 3 में एंटर होते हैं। कम्प्लेक्स 3 से जो है वो साइटोक्रोम के पास आते हैं। फिर कम्प्लेक्स 4 में, कम्प्लेक्स 4 से जो है वो जो है भाई वो ऑक्सीजन पिक उसको करते हैं। ऑक्सीजन जब पिक करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो साथ जो है 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसे वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और सिस्टम जो है वो आपका स्टेबलाइज हो जाता है। ये जनरली हम जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाथ को जो है समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो है FADH2 जो है वो कम्प्लेक्स 1 के बजाय अपने इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लेक्स 2 को देता है। कम्प्लेक्स 2 से यही इलेक्ट्रॉन जो है कोएंजाइम Q पिक करते हैं। कोएंजाइम Q से जो है वो कम्प्लेक्स 3 में एंटर होते हैं, फिर साइटोक्रोम C, फिर जो है कम्प्लेक्स 4 से होते हुए जो ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन पिक कर देते हैं और कम्प्लेक्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पिक कर देते हैं तो साथ जो है 2 प्रोटॉन्स पड़े हुए होते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, वाटर बना देते हैं। तो इसी तरह सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। अच्छा, ये हमने जो है कम्प्लेक्स 5 की भी बात की ना, तो ये असल में ATP सिंथेस कम्प्लेक्स है। ATP जो हम कहते हैं ना, तो वो यहाँ बनता है। सही, होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस कम्प्लेक्स सिस्टम कम्प्लेक्स 1 से कम्प्लेक्स किस जानिब होती है ना। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। ये इस कम्प्लेक्स को जो है फर्दर इसको जो है वो एक्सपेंड करते हैं और इसकी डिटेल जो है वो पढ़ते हैं और जो कंपाउंड नॉन मेजर इसमें कंपाउंड्स हैं उसका जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। देख लें तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और कम्प्लेक्स इसमें नहीं दिखाए गए, ये हम इस तरह समझेंगे। देख लें आप, रूट 1 दिया गया है। रूट 1 किसके लिए, ये NADH2 की बात हम कर रहे हैं। रूट 1 से वो एंटर होता है और रूट 2 से जो है FADH2 आपका एंटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। पहले जो है NADH2 को हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। देख लें, NADH2 आपका जो है वो बना था, आपको याद होगा। ये NADH जो है वो आपका कहाँ बनता है, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये आपका जो है ग्लाइकोलाइसिस में भी बना था और ये जो है क्रिप्स साइकिल में भी बनता है। सही है, तो वो क्रिप्स साइकिल से फिर क्या एक NADH मॉलिक्यूल जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होते हैं और यहाँ NADH मॉलिक्यूल जो है ATP को कन्वर्ट हो जाते हैं। किस तरह, तो आप मुलाहिजा करें। ये NADH2 मॉलिक्यूल या NADH मॉलिक्यूल जो है ये रिड्यूस फॉर्म में है। ये एंजाइम के थ्रू क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इससे 2 इलेक्ट्रॉन इससे जो है इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं और साथ में जो है हाइड्रोजन उसके रिलीज हो जाते हैं। इन एक NADH से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये आप बात याद रख कीजिए। सही, तो फर्दर फिर क्या होता है, फर्दर जो है फर्दर इसमें जो ऑक्सीडाइज NAD है तो वो क्रेब्स साइकिल को जा सकता है, वहाँ जो है फर्दर वो इलेक्ट्रॉन पिक कर सकता है या वो ग्लाइकोलाइसिस में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो NADH से निकले तो ये कौन पिक करता है, वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है जिसको हम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इसको फ्लेव प्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो ये वो इलेक्ट्रॉन उसको पिक करते हैं। इलेक्ट्रॉन पिक करके इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और साथ ये क्या कर देते हैं, इन जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, उससे जो है 2 हाइड्रोजन भी पिक कर देते हैं आयन शक्ल में। चूँकि उस पर -2 चार्ज आ जाता है तो वो पिक कर सकते हैं। सही, फर्दर जो है आप जो फर्दर क्या होता है भाई इसमें, फर्दर देख लीजिए। ये आपका क्यों को एंजाइम क्यों जो है वो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस FMN कंपाउंड फ्लेव प्रोटीन से या जो है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो कि रिड्यूस हुआ होता है उसे उसको मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वो पिक कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एंजाइम क्यू ने पिक करके
और शायद 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो पिक कर देते हैं। ठीक है, ये देख ले ये क्यों एंजाइम क्यों हमने वो जो है वो जनरल जो डायग्राम तो उसमें डिस्कस किया था वो, तो हम कह रहे थे कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 के माबैन जो है वो क्या होता है और ये फ्री होता है, सही मूवेबल होता है, फ्री। तो आपका जो इसमें अगर हम कॉम्प्लेक्स 6 की बात करें तो ये एफ और एम एन जो है ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स 1 में फॉल करता है। ये क्या है भाई कॉम्प्लेक्स 1, ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, सही। कॉम्प्लेक्स 1 साथ ही इस तरफ जो है एफ एम एन नहीं होता बल्कि और भी कंपाउंड्स में होते हैं, आयरन सल्फर जो है सेंटर्स होते हैं, सब यूनिट्स होती हैं कॉम्प्लेक्स से, लेकिन क्योंकि मेजर इसका रोल इसका एफ एम एन करता है तो डायग्राम में जो है वो मेंशन किया जाता है, सही। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 में जो है जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एनएडी के तो फर्दर इसमें क्या हो जाता है इंटीरियर से भाई, ये क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव हाईली नेगेटिव हो जाता है ना ये कॉम्प्लेक्स 1, तो वो मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयंस को जो है पिक करता है और बाहर को ट्रांसपोर्ट कर देना शुरू कर देता है। ये हाइड्रोजन जो है मैट्रिक्स से जो है निकलते हैं और आपके जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जमा होना वो शुरू हो जाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब बहुत सारे वो जमा हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स 1 की अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि वो चार्ज हुआ होता है उस पर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं भाई, वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, सही। जब वो रिपेल एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं तो साथ ही क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन जो है जो ये हाइड्रोजन फ्लो यहाँ शुरू हुआ एक दूसरे को रिपेल करना, तो जो एटीपी सिंथेस है उसके थ्रू पंप से उसमें स्पेस होता है हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से वापस मैट्रिक्स में लाने के लिए, तो ये हाइड्रोजन जो जहाँ जमा हुए होते हैं रिपल्शन की वजह से जो है वो पंप के थ्रू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जो है मैट्रिक्स में जो है वो मैट्रिक्स तक मूवमेंट शुरू कर देते हैं, सही। तो क्योंकि ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स भी यहाँ है, एटीपी सिंथेसिस भी यहाँ हो सकती है, उसके लिए एडीपी प्लस फॉस्फेट होता है लेकिन एनर्जी नहीं होती, एंजाइम्स भी होते हैं, सही है। तो ये फ्लो ऑफ हाइड्रोजन जो है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जब ये मूवमेंट करता है चार्ज जब भी मूवमेंट करेगा उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है तो उससे क्या होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हम जानते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो मूवमेंट करेगा तो उससे प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स आपका जी ये एडीपी प्लस फॉस्फेट के रिएक्शन को जो है वो क्या करता है वो फैसिलिटेट करता है और एडीपी प्लस फॉस्फेट से वो आपका फाइनल एटीपी बना देता है। तो मतलब क्या हुआ कॉम्प्लेक्स 1 में जी आपका जो है फर्स्ट एटीपी आपका बना एनएडीएच से फर्स्ट, सही। होपली आप इस बात को जो है समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है हम कहते हैं ये एफ एन एन से इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू ने पिक किए, कोएंजाइम क्यू से यही इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके कहाँ आते हैं, ये जो है आपका साइटोक्रोम बी इसको पिक करता है, साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी जो है भाई ये आप समझ लें ये आयरन आयरन जो है वो क्या होते हैं आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो आयरन इसमें ये Fe3+ फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज्ड है, हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन आयरन इलाज किए हैं, सही। तो NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स तो ये क्या करते हैं ये साइटोक्रोम में आयरन जो होता है वो पिक कर देता है, चूंकि चूंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स दो है Fe3+ है, ठीक है, तो इसके लिए क्या दो साइटोक्रोम्स चाहिए होंगे, साइटोक्रोम इसके लिए दो चाहिए हैं, एक साइटोक्रोम में एक आयरन होता है वो इलेक्ट्रॉन पिक करेगा,
और दूसरी साइटोक्रोम में भी आयरन होगा, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो पिक करेगा। सही। तो जब आयरन इलेक्ट्रॉन पिक कर देता है साइटोक्रोम बी का, तो उस पर +3 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने पिक किया, तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको वापस मिल गया है आयरन को, तो वो +2 हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हुआ, ये आयरन क्या हो जाता है, साइटोक्रोम का आयरन रिड्यूस हो जाता है। तो साइटोक्रोम बी रिड्यूस हुआ, साथ जो है साइटोक्रोम बी के साइटोक्रोम C1 मॉलिक्यूल जो है, साइटोक्रोम C1 जो है वो पड़ा हुआ होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, चूँकि वो भी साइटोक्रोम है, उसमें भी सेंटर में आयरन है और वो जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, +3 चार्ज है उस पर। तो साइटोक्रोम बी से ये इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम C1 उसको पिक कर देता है। ठीक, जब वो साइटोक्रोम C1 इसको पिक कर देता है, तो वो +3 स्टेट से उसका आयरन जो है +2 में चला जाता है। देख लेना, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी, ये साइटोक्रोम C1, ये सारे एक-एक इलेक्ट्रॉन पिक कर सकते हैं। जो कि इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वो उसके लिए 2-2 मॉलिक्यूल साइटोक्रोम्स के चाहिए है। ये साइटोक्रोम C1 कितने होंगे, 2। एक साइटोक्रोम C1 मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन पिक करेगा और दूसरा वो पिक कर देता है। ठीक है, तो आयरन उसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, +3 से चार्ज +2 में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका जी, ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 है। कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 में क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 में आपके साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 है। देख लेना, ये कॉम्प्लेक्स 3 का हमने जिक्र किया ना, तो ये का इसमें क्या होते हैं, साइटोक्रोम बी मॉलिक्यूल और साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल्स है। सही। साथ जो है साइटोक्रोम C1 के जो है साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल वो होता है, वो हम कहते हैं कि फ्री होता है। ये साइटोक्रोम C1 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। उससे इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो साइटोक्रोम सी के पास आ जाते हैं। तो ये Fe3+ है, Fe3+। Fe3+ जो है ये आपके जो है इलेक्ट्रॉन एक जो है इलेक्ट्रॉन पिक कर देता है एक साइटोक्रोम सी का, और वो क्या हो जाता है, वो +2 स्टेट में चला जाता है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाता है ना। सही। तो ये रिड्यूस साइटोक्रोम सी से जो है पड़े साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 पड़ा हुआ होता है, जो कि साइटोक्रोम ए और A3 से बना है। साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन और साइटोक्रोम ए पिक कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन तेजी चले आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन जो है इसको जो है वो सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम ए के आयरन जो है वो पिक कर देता है। साइटोक्रोम ए भी 2 मॉलिक्यूल साइटोक्रोम, इस तरह ये सही है सारे। एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम 1 मॉलिक्यूल और एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो पिक कर देते हैं, और उसके आयरन जो है वो +3 से +2 स्टेट में चले जाते हैं, सही है, रिड्यूस हो जाते हैं। साइटोक्रोम ए से यही इलेक्ट्रॉन आपके वो साइटोक्रोम A3 जो है वो पिक कर देता है, और उसके जो आयरन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो +3 से जो है +2 चार्ज में चले जाते हैं। ये साइटोक्रोम ए और A3 ये आपका कॉम्प्लेक्स 4 है। भाई यहाँ जो है एक बात आप समझ लें, ये जो कॉम्प्लेक्स 3 में हमने ये पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या हो जाता है, वो हाईली नेगेटिव हो जाता है। तो यह भी यही सिचुएशन है, हाइड्रोजन आयन जो है इंटीरियर से नेगेटिव चार्ज की वजह से वो कहा जाते हैं, वो आपके जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है वो जमा हो जाते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जिस तरह कॉम्प्लेक्स 1 में हुआ था। ठीक है, जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपके कॉम्प्लेक्स 3 के प्रोटॉन जो है जमा हो जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और वो पल्स के थ्रू इंटीरियर माइटोकॉन्ड्रिया को एंटर होते हैं। तो ये थ्रू एटीपी सिंथेस पंप्स एंटर होते हैं। तो चूँकि वो नाम से ज़ाहिर है, वो एटीपी जनरेशन यहाँ होती है, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एंजाइम्स होते हैं, लेकिन एनर्जी नहीं होती। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फ्लो ऑफ हाइड्रोजन आयंस, प्रोटॉन्स, ये एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। और जब ये एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, तो वो क्या कर देते हैं, एडीपी प्लस फॉस्फेट को एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक एटीपी आपका कॉम्प्लेक्स 3 में बन गया, एक कॉम्प्लेक्स 1 में, एक कॉम्प्लेक्स 3 में बन जाता है। सिमिलरली जब साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम 4 में एंटर होते हैं, तो वह भी साइटोक्रोम 4 पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है,
और इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन को जो है क्या कर देते हैं, मैट्रिक्स से पिक कर देते हैं और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जमा हो जाते हैं। सही, वो इतने जमा हो जाते हैं तादाद में कि वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं और इनर मेम्ब्रेन स्पेस से थ्रू एटीपी सिंथेस पंप जो है वो इंटीरियर को फ्लो शुरू कर देता है। तो यहाँ एडीपी प्लस फॉस्फेट पड़े हुए होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, एनर्जी नहीं होती, द फ्लो ऑफ प्रोटॉन जो है प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्रोड्यूस कर देता है, जो कि एडीपी प्लस फॉस्फेट के रिएक्शन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। सही, जो ये फैसिलिटेट करेगा तो एडीपी प्लस फॉस्फेट से क्या होगा, जो है एटीपी बन जाएगा। तो एक कम्प्लेक्स 4 में जो है एटीपी आपका बन जाता है। सही, एनएडी से अच्छा जी, कम्प्लेक्स 4 से आपका इलेक्ट्रॉन जो है A3 साइटोक्रोम 3 से इलेक्ट्रॉन कौन पिक करता है, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम जब ये इलेक्ट्रॉन पिक कर देते हैं तो उस पर -2 चार्ज आ जाता है, -2। देख लीजिए रिएक्शन यहाँ दिया गया है, -2 चार्ज इस पर आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने पिक किए हैं। तो वो इनर मेम्ब्रेन वो जो है मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन को पिक करते हैं। 2 प्रोटॉन जो है वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं ना वो हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या बन जाता है, उससे वाटर बनता है, वाटर। तो सिस्टम क्या हो जाता है, इसे स्टेबलाइज हो जाता है। ये देख लीजिए, हम जो रिस्पायरेशन का रिएक्शन वो पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं ना C6H12O6 + O2 और दैट यील्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो हम जो है हम कहते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। तो ऑक्सीजन का क्या रोल है, ऑक्सीजन आपका भाई फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन कौन सी साइकिल में, क्रिप्स आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अगर यह ये ऑक्सीजन ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते, तो ये तो किसी दूसरे कंपाउंड को चले जाते, वह उस पर चार्ज आ जाता। सही है, तो चार्ज की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे से वो रिएक्ट कर जाते, रिएक्शन वो शुरू हो जाते हैं ना, सीरीज ऑफ रिएक्शन शुरू होने का खतरा था और अनस्टेबिलिटी पैदा हो सकती थी। तो कुदरत ने क्या किया है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है। ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को पिक कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन जब पिक कर देते हैं तो -2 चार्ज और साथ ही बस फ़ौरन सिमल्टेनियस से 2 हाइड्रो प्रोटॉन मिल जाते हैं, उस वाटर बन जाता है। वाटर जो है वो स्टेबल कंपाउंड है, नीडेड है, चाहिए होता है, तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रह जाती है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ एक तस्हीह करी, सॉरी, ये मैंने यहाँ जो है NADH2 की जो है मैंने 1 इलेक्ट्रॉन की को जिक्र किया है। NADH2 से असल में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं भाई। सही है, आप जो है ये याद रखें, 2 हाइड्रोजन है ना इसके साथ, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम A3 से होकर ऑक्सीजन वो पिक कर देते हैं। सही, और मुझे आप इसको समझ गए होंगे। सॉरी फॉर मिस्टेक, जो गलती हुई। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका जो है रूट 2 में देख ले तो वो FAD यहाँ एंटर होता है। FAD, FAD कौन से फॉर्म में होता है, रिड्यूस फॉर्म में होता है। तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंजाइम्स की मौजूदगी में। सही है, और ऑक्सीडाइज हो जाता है FAD और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर देता है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोएंजाइम क्यों उसको पिक करते हैं, कोएंजाइम क्यों, कोएंजाइम क्यों जो ने पिक किए, कोएंजाइम क्यों जो है वो जो है आप ये याद रख लिए, FAD2 कम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन नहीं देते बल्कि कम्प्लेक्स 2 को जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये कम्प्लेक्स 2 है ये आपका। कम्प्लेक्स 1 को नहीं देते, क्यों नहीं देते इसको हम डिस्कस करेंगे आखिर में। सही, तो FAD से जो है इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यों ने पिक किए, कोएंजाइम क्यों जो है वो रिड्यूस हुआ, इनर मेम्ब्रेन जो है वो मैट्रिक्स से वो हाइड्रोजन उन्होंने पिक कर लिए। सही, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाती है ना सीरीज़ में। यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम बी उससे पिक कर देते हैं कोएंजाइम क्यों से। तो साइटोक्रोम बी चूँकि उस पर उसमें आयरन है, एक साइटोक्रोम बी में एक आयरन, दूसरे साइटोक्रोम बी में दूसरा आयरन। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन 2 है तो साइटोक्रोम बी के 2 जो है वो मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। तो यही सीरीज़ जो है वही बातें सब रिपीट होंगी जो हमने NAD के मुतालिक जो इलेक्ट्रॉन्स के मुतालिक वो पढ़ी।
तो साइटोक्रोम बी के आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन पिक करके ये +3 है +2 में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी तरह साइटोक्रोम बी से जो है साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन पिक कर देते हैं 2 मॉलिक्यूल उसके आयरन जो है +3 से +2 में चले जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 जो की बात हम कर रहे हैं। सही है, साथ में जो है वो साइटोक्रोम C1 से जो है साइटोक्रोम C फ्री साइटोक्रोम जो है 2 मॉलिक्यूल ये 2 इलेक्ट्रॉन पिक कर देते हैं, उसके आयरन्स जो है वो +3 से +2 चार्ज में चले जाते हैं। साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 4 में एंटर होते हैं, जो कि साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 से बना है। सही, साइटोक्रोम A3 के 2 मॉलिक्यूल जो है वो उनके आयरन्स जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पिक कर देते हैं और +3 स्टेट से +2 में एंटर हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। सही, साइटोक्रोम A से जो है साइटोक्रोम A3 उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसे पिक कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो वो साइटोक्रोम के आयरन्स जो है वो +3 से +2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाते हैं। यही 2 इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पर जब -2 चार्ज आ जाता है तो वो क्या कर देता है, मैट्रिक्स के 2 प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयन से वो रिएक्ट कर जाता है और उससे वाटर बन जाता है जी, और सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ आप देख ले, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन FAD से जब हो रही होती है तो ये कॉम्प्लेक्स 3 में आपका एक ATP बनता है और कॉम्प्लेक्स 4 में एक ATP बनता है। सिमिलरली जिस तरह हमने NAD के लिए डिस्कस किया, देख लीजिए ये FAD आपका रिड्यूस हुआ, 2 हाइड्रोजन उससे निकले, 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन को एंजाइम क्यों ने पिक किए, कॉम्प्लेक्स 3 में एंटर हुए। कॉम्प्लेक्स 3 में जब FAD के 2 इलेक्ट्रॉन एंटर हुए तो ये हाईली नेगेटिव चार्ज बन जाता है, जिसकी जो क्या कर देता है, मैट्रिक्स से आपके प्रोटॉन पिक करता है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में वो क्या कर देता है, पहुंचा देता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से। सही, होप मुझे आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो यह कॉम्प्लेक्सिटी के जो प्रोटॉन्स है वो रिपल्शन शुरू कर देते हैं और जो है ATP सिंथेस का जो पंप है उसके थ्रू वापस जो है मैट्रिक्स को फ्लो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ATP सिंथेस है, ये ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एंजाइम होते हैं और एनर्जी नहीं होती। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करता है और ये जो है ADP प्लस फॉस्फेट की रिएक्शन को जो है वो फैसिलिटेट करता है और वो ATP में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो आपका कॉम्प्लेक्स 3 में एक ATP बना। इसी तरह कॉम्प्लेक्स 4 में जब भी ADH2 के इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं तो वही प्रोसेस होता है जो मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन में पंप हुए और इंटर मेम्ब्रेन में जो है वो इतने जमा हो जाते हैं कि वो क्या कर देते हैं, फ्लो शुरू कर देते हैं वापस जो है मैट्रिक्स की तरफ। जब मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तो थ्रू पंप्स आते हैं और वो क्या है, ATP सिंथेस है। वह जो है ATP सिंथेसिस के लिए जो सारा अपरेटस ADP प्लस फॉस्फेट है, एनर्जी नहीं है, तो फ्लो ऑफ प्रोटॉन जो है प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप कर देता है और यही प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होता है, आपका ADP प्लस फॉस्फेट को जो है ATP में कन्वर्ट कर देता है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। तो जब एक NADH2 मॉलिक्यूल जो है आपका ऑक्सीडाइज होता है तो आप गिन लें कितने ATPs बनते हैं। एक ATP आपका यहाँ बना, ठीक है, एक ATP आपका यहाँ बनता है और एक ATP आपका यहाँ बनता है। तो जब एक NADH2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो कितने ATP बनेंगे, 3 ATP बनते हैं, 3 ATP बनते हैं। आपने ये जो है हम किस बेसिस पे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बेसिस पर कहते हैं कि NADH2 मॉलिक्यूल 3 ATP के बराबर है। इसी तरह FADH2 मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या हम कहते हैं, क्यों को उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो यहाँ ये एक ATP उन्होंने बनाया और एक ATP यहाँ वो बनाता है। ठीक है, तो FADH2 मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो कितनी ATP बनाता है, वो भाई आपके 2 ATP वो बनाता है, 2 ATPs जो है वो आपके वो बनाता है। ठीक है, तो एक NADH2 कितने ATP के बराबर, 3 ATP। एक FADH2 मॉलिक्यूल जो ATP के बराबर जो है वो है। भाई ये इस बात को ज़रा वो आप समझ लें। हम कहते हैं NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन देते हैं और FADH2 मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 को जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वो देते हैं और कॉम्प्लेक्स 1 को जो है वो नहीं दे सकते। तो ये क्यों, ये क्या वजह है, या ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम बी के पास आ गए तो ये तो बस ये क्यों साइटोक्रोम सी को देता है या साइटोक्रोम सी से क्यों
वो पिक कर देता है, या साइटोक्रोम सी उससे फिर क्यू करता है, साइटोक्रोम ए क्यू करता है, और ए3, और फाइनली ऑक्सीजन को ये क्यों आते हैं। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भाई ये पोटेंशियल की वजह से है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का आपने पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स है हाई और एच से, वालों को हम एल से कर देते हैं। तो जब आप इसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस में नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं, किसको? नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज को आप पोटेंशियल फील्ड में डिफरेंस में अप्लाई उसको करते हैं, तो वो क्या करेगा? वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जानिब जो है वो मूवमेंट करेगा। सही है। इसी तरह अगर इसके बरक्स आप पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज को पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो इसके उल्टा जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा। वो हाइड्रोजन से वो जो है हाई से लो की जानिब जो है वो मूवमेंट करेगा। तो ये NADH2 जो है क्या कहता है? ये लो पोटेंशियल पर है। मेम्ब्रेन में पड़े हुए हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल वो ग्रेडियंट है मेम्ब्रेन में जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकली वो चार्ज होता है। तो ये NADH2 मॉलिक्यूल लो पोटेंशियल पर पड़ा हुआ है। इससे कम्प्लेक्स 1 जो है हाई पोटेंशियल पर है, तो वो एंजाइम की उससे हाई पोटेंशियल पर है। साइटोक्रोम बी उससे हाई पोटेंशियल पर है, साइटोक्रोम C1 उससे जो है हाई पोटेंशियल पर। इसी तरह जब इस डायरेक्शन में आप आते हैं तो पोटेंशियल क्या होता जाता है? वो आपका हाई की तरफ आप आ रहे हैं, हाई की तरफ। सही है ना? तो चूंकि ये तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की तो ये खसूसियत है ना जी, ये लो से हाई पोटेंशियल को मूवमेंट करता है। तो ये आपका क्या करेगा? लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जो है वो बढ़ेगा, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ बढ़ेगा, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ बढ़ेगा, और फाइनल जो ऑक्सीजन आपका पड़ा हुआ है तो वो हाईएस्ट पोटेंशियल पर पड़ा हुआ है, तो वो गेन कर देता है, और यहाँ जो है उसे हाइड्रोजन रिएक्ट करके सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ रहे होंगे। ये देख लें FADH2 मॉलिक्यूल, FADH2 मॉलिक्यूल हम कहते हैं कम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, उसके बरक्स जो है कम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये क्या वजह है? क्योंकि FADH2 आपका कम्प्लेक्स 1 से हाई पोटेंशियल पर है। कम्प्लेक्स FADH2 कम्प्लेक्स 2 है ना, तो ये आपका कम्प्लेक्स 1 से हाई पोटेंशियल पर ये पड़ा हुआ है। FN जो है वो क्या है? लो पोटेंशियल पर है। तो हम तो कहते हैं लो से हाई की तरफ जाएगा, लो से हाई की तरफ जाएगा, तो ये तो हाई है ऑलरेडी। ठीक है, ये हाई, और ये हम कहते समझने के लिए लो है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो हम तो कहते हैं लो से हाई की तरफ जाता है ना, ये हमने देख लिया ये कर रहा है। तो ये ऑलरेडी हाई पोटेंशियल पर है, तो ये हाई से लो एफ में कैसे चले जाए? ये यहाँ तो ये नहीं जा सकते, ये फ्लो तो नहीं हो सकता ना। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन का खासा यह है कि लो से वो हाई की जानिब वो मूवमेंट करते हैं, हाई से लो की जानिब नहीं आते। सही। तो चूंकि ये कम्प्लेक्स 2 आपका कम्प्लेक्स 1 से हाई पोटेंशियल पर है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने से हाई वाले पोटेंशियल को, जो कि कम्प्लेक्स 2 से भी हाई पोटेंशियल पर पड़ा हुआ है, उस उन कंपाउंड को वो देगा जो कि कोएंजाइमों क्यू की शक्ल में है। सही है। फिर जो है कोएंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन जो है हाई पोटेंशियल की जानिब मूवमेंट करेंगे, साइटोक्रोम बी से हाई पोटेंशियल पर है। साइटोक्रोम बी से C1 को जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि C1 जो है साइटोक्रोम बी से हाई पोटेंशियल पर है। इसे साइटोक्रोम सी जो है C1 से पिक करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि C जो है C1 से हाई पोटेंशियल पर है। इसी तरह साइटोक्रोम ए पिक करेंगे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी से, क्योंकि साइटोक्रोम ए हाई पोटेंशियल पर है, और साइटोक्रोम A3 जो है वो साइटोक्रोम ए से जो है इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे, क्योंकि यही पोटेंशियल की वजह से हाई पोटेंशियल पर है। और साइटोक्रोम ऑक्सीजन जो है हाईएस्ट पोटेंशियल पर वो पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ मूव कर जाते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और उसे जो है 2 हाइड्रोजन आयन मिल जाते हैं, और ये सिस्टम जो है आपका स्टेबलाइज हो जाता है। होपफुली आप जो है इस बात को और इस कंसेप्ट को जो है समझ गए होंगे जी। ये हमने जो है एरोबिक रेस्पिरेशन पार्ट 3, जिसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस ज़मीन में इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसको हम किसे कहते हैं? फास्फोराइलेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ ATP। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऐसे ATP बनते हैं, ये ATP
किस वजह से बने? ऑक्सीडेशन की वजह से बने, यानी डी ऑक्सीडाइज हुआ। इसी तरह जो है एफ आपका जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो क्या, और उसी ऑक्सीडेशन एनर्जी से जो है आपके टीपी बनते हैं। तो इस कनेक्शन में हम इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से टीपी सिंथेसिस। सही, होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। आप फ्रीक्वेंटली वीडियो को पास करके जो है देखें और कंसेप्ट को क्लियर करके जो है वो आगे जाए। सुनने का, समझने का और टाइम देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।